हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में बुक नंबर 1 का चैप्टर वेरी फर्स्ट है। ठीक है, तो चैप्टर का जैसे नेम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। हुआ क्या था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जो मतलब कि हमारा ये जो वर्ल्ड था, ये लगभग इससे पहले ना पूरे वर्ल्ड में टू पावर्स होती थी। एक वेस्ट से होती थी यूएस और ईस्ट साइड से होती थी यूएसआर। तो लेकिन उस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ये जो यूएसआर है ये पावर में नहीं रहा। ठीक है, तो सत्ता में अब जो मतलब कि रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए बस एक ही पावर रहेगी, यूएस। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि एक पावर रहेगी या दूसरी ने अपनी सारी पावर कैसे खो दी। वो हमारे इस चैप्टर का थीम है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये जानना है कि सबसे पहले जो यूएसआर वो क्या था। देखिए हुआ क्या था, जर्मनी है ना, वो कैपिटल है। ठीक है, सॉरी, जर्मन की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, तो वहाँ पे एक वॉर बनाई गई है। वहाँ पे क्या होता था कि कुछ लोग हैं जो यूएस को सपोर्ट करने वाले थे और कुछ लोग हैं जो यूएसआर को सपोर्ट करने वाले थे। वहाँ पे जो लोग ईस्ट वाली साइड रहते थे वो यूएसआर के सपोर्टिव थे। ठीक है, लेकिन जो वेस्ट वाली साइड थे वो यूएस के सपोर्टिव थे। तो इसलिए वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी वॉर मतलब कि क्रिएट करवाई गई थी, वॉल, जिसको बोलते थे बर्लिन वॉल। बर्लिन क्यों? क्योंकि ये बर्लिन में बनवाई गई थी। वॉल मतलब कि बहुत बड़ी दीवार है। इसको जो बनवाया गया था दैट इज वो 1961 में बनवाया गया था। इसकी जो लंबाई है दैट इज लेंथ थी इसकी 150 किलोमीटर। ठीक है, और 9 नवंबर 1989 को इसको ब्रेक डाउन करवा दिया गया, इसको तोड़वा दिया गया। जब इसको तुड़वाया गया तो उसके बाद जो यूएसआर है वो ये भी पावर से मतलब कि टोटली सेपरेट होना ये शुरू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अभी जो हमारा चैप्टर है वो मेन शुरू हो रहा है। सबसे पहले यूएसआर, जो कि वर्ल्ड के में जो टू पावर्स थी, एक थी यूएस दूसरी थी यूएसआर। तो हम ये वाली पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। यूएसआर एक्चुअल में था क्या? ये यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज थी। ठीक है, कुछ 15 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ था। ठीक है, और उनका जो हेड होता था वो रशिया होता था। ठीक है, और इन 15 ग्रुप मतलब कि ऐसे इनके ग्रुप ने अपना जो नेम रखा था वो रखा था यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसमें सोवियत सिस्टम में क्या क्या चलता था। सोवियत सिस्टम के हम टू एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक है पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा है इकोनॉमिकल सिस्टम। वेरी फर्स्ट हम पहले पॉलिटिकल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता था उस टाइम पे कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है वो 1917 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग हैं कुछ रेवोल्यूशन करने की बात करते हैं, उनको लगता है कि वो मतलब कि उस टाइम भी होता था कि काम सबको मिलेगा, हर हर एक बंदा काम करेगा, लेकिन जो उसकी नीड है उसको उतना ही उसके बदले में रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये 1917 में रशिया में ये जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो रखा था। उसके बाद जो यूरोप है, जैसे कि आप मान के चलो कि ये सारा यूरोप है, इसकी ये वाली ईस्ट साइड है। तो ईस्ट वाली साइड में क्या होता था, फेसिस्ट फोर्सेस का कंट्रोल होता था। फेसिस्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि जो रन बाय वन फेस, जहाँ पे बस डिक्टेटरशिप चलेगी। ठीक है, लेकिन अब क्या किया कि रशिया ने, अगर ये यूरोप है, यहाँ पे जो वन फेस रूल है इनको हटा दिया। इनको हटाने के बाद रशिया ने यहाँ पे जो अपना खुद का कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रशिया कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो रशिया ने बोला कि यहाँ पे हम सबको इक्वालिटी देंगे, सबके लिए इक्वल रूल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंटी पार्टी नहीं होगी। ठीक है, बस एक ही पार्टी का कंट्रोल रहेगा हमेशा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CPSU। फुल फॉर्म जिसकी रहेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, ये सेंट्रल पार्टी रहेगी। सेंट्रल पार्टी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसीज बनेगी वो इसी पार्टी से बनेगी, सारा कंट्रोल इसी के पास होगा। प्लानिंग का सेंटर है वो इसी पार्टी के पास रहेगा। और इन्होंने यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको बैन कर रखा हुआ था कि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट परचेज नहीं कर सकता। जो भी प्रॉपर्टी जितनी रहेगी वो गवर्नमेंट ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका घर है वो बस आप वहाँ पे रह रहे हो, अगर गवर्नमेंट कल आपको आके बोलेगी कि इसको खाली करो, यहाँ पे गवर्नमेंट की फैक्ट्री लगानी है, तो वो आपको खाली करना पड़ेगा। फिर वॉरसैप एक्ट, जो 15 कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने जो भी अपना ग्रुप बना रखा था उसमें जो एग्रीमेंट साइन किया था, इनको बोलते हैं वॉरसैप एक्ट। तो इन्होंने वॉरसैप एक्ट साइन कर रखा था जिसमें पॉलिसीज थी कि किस हिसाब से ये जो कंट्रीज हैं वो साथ में रहेंगी। अभी हम पढ़ेंगे
जो सोवियत सिस्टम के इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमी क्या होती थी। देखिए ये वाला टॉपिक हमने पहले ही कंसेप्ट कवर कर लिया कि वहाँ पे स्टेट ओनरशिप थी। स्टेट ओनरशिप मतलब कि जो फुल कंट्रोल है, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट, वहाँ पे स्टेट का, गवर्नमेंट का, स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। हर एक चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, डिसीजन सारे गवर्नमेंट ने लेने हैं। और अच्छा ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल होने के बावजूद, स्टेट कंट्रोल होने के बावजूद, वहाँ पे क्या था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने अपना एक नंबर बना के रखा हुआ था, वो बहुत अच्छे से, मतलब कि इन्होंने अपना स्टेबलाइज किया हुआ था। इनके लिए काफ़ी इजी था एक जगह से दूसरी जगह तक बातचीत करना, कंट्रोल रखना, टच में रहना। एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास सब भर के थे और इनको यूज़ भी करना आ रहा था और ये उससे काम भी ले रही थी। इनके पास खुद की जॉब मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, ठीक है, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील वगैरह। तो जिस कंट्री के पास आयरन स्टील होते हैं वो तो वैसे ही अमीर माने जाते हैं, और जिनके पास ऑयल होता है वो निहायत ही अमीर होते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और ये इसको यूज़ भी करते थे। मशीनरी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये हमेशा टच में रहते थे। जो सोवियत सिस्टम वाले थे लोग, इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। मतलब कि जो एरिया टोटली आइसोलेटेड है, जहाँ पे कोई बंदा जाने के लिए सोच भी नहीं सकता, ये वहाँ तक भी पहुँच जाते थे। अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोलें, इनकी जेसीबी हर जगह पर पहुँच जाती थी, ठीक है। पहाड़ी एरियो में या गहरी खाइयों में या कुछ ऐसे जो जंगली एरियाज़ हैं या जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, ये हर जगह तक अपनी अप्रोच करके बैठे थे। फिर इन्होंने ना अपने लोगों को एक प्रॉमिस किया हुआ था कि हम हमारे लोगों को जो बेसिक नीड है वो हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया में आज भी अपने लोगों से पूछते हैं बेसिक नीड क्या होती है, तो बच्चों को बताया जाता है कि फूड, शेल्टर, क्लोथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा नैरो कंसेप्ट है जिसमें हम फूड, शेल्टर, क्लोथ को काउंट करते हैं। जब हम अमीर होंगे तो हमें पता चलेगा इसके साथ हेल्थ भी होनी चाहिए, इसके साथ एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो रशिया तो, मतलब कि यूएस तो कब से इन 5 फैक्टर को काउंट करते आ रहे हैं। तो ये लोग बोलते थे कि हम हमारे लोगों को बेसिक नीड हर एक बंदे को प्रोवाइड करवाएंगे और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये प्रॉमिस आई थिंक ये प्ले भी करते थे ऐसा ना। और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बोलते थे कि हमारे देश में कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। हर एक बंदे को काम देना गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट उसको काम देगी। अगर गवर्नमेंट कभी किसी को काम नहीं दे रही, बदले में उसको जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको क्लियर करती रहेगी। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को लोगों ने खुद कंज्यूम करना होता है, जो खाने पीने की गुड्स होती हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रखी थी इन्होंने पहले से ही। इनके पास खुद के पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी और ये अपने लोगों को जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब कि रहने के लिए जो कम से कम चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ वगैरह, ठीक है, हाउसिंग वगैरह, तो ये बोलते थे कि हम हमारे लोगों को खुद ही प्रोवाइड करवाएंगे और ये करवाते भी थे। तो फिलहाल अभी तक हमने फर्स्ट पेज में ये पढ़ा है कि जो जर्मन की कैपिटल है, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल है वो है बर्लिन। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे एक वॉल बना रखी थी जो डिफ्रेंशिएट करती थी वेस्ट वाले लोगों को और ईस्ट वाले लोगों को। इसको बनवाया 1961 में था और 150 किलोमीटर की इसकी लेंथ थी। फिर इसको ब्रेक डाउन करवा दिया गया 9 नवंबर 1989 को। फिर हमने पढ़ा सोवियत सिस्टम होता क्या है। 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, ठीक है। और इसके फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये पढ़ा गया था कि जो ईस्ट यूरोप है वहाँ से फेसिस्ट फोर्सेस को हटा के रशिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, सीपीएसयू, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। प्राइवेट प्रॉपर्टी वैन है। जो 15 कंट्रीज ने जिस एग्रीमेंट को साइन किया है उसको बोलते हैं वॉरसा पैक्ट। और ये बोलते थे अपने लोगों को कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनर्जी रिसोर्सेज एक नंबर है, ट्रांसपोर्ट मशीनरी बहुत अच्छी इंप्रूव्ड हो रखी है, बेसिक नीड ये अपने लोगों की फुलफिल करवा के देते हैं। ये चाइल्ड केयर का प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बच्चों की केयर करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं रहने देंगे, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको काम देंगे। कंज्यूमर इंडस्ट्री मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा के देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास, अब अच्छा इतना भी अच्छा नहीं था यूएसआर, ठीक है। अगर ये सब के लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं जब इनसे काम ले रहे हैं, तो कम से कम कुछ लोग तो होंगे ना जिनके लिए ये अच्छे नहीं हैं, तो इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे। वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि ये उस टाइम पे अपने लोगों को जो फ्रीडम नहीं देते थे स्पीच के लिए, ठीक है।
मतलब कि अगर किसी बंदे को गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है या किसी बंदे के साथ धक्का हो रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे जो ह्यूमन राइट है उसको सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि अगर यूएसआर का जो हेड है रशिया है, वो सबसे काम ले रहा है, तो वो भी तो लोगों की जो राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीना होगा, तो उस टाइम पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल सके। तो इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। फिर एक ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, मतलब कि एक ही पार्टी रहेगी, सीपीएसयू, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अब इसके वर्सेस कभी भी कोई भी पार्टी नहीं रहेगी, बस हर बार इसी पार्टी का कंट्रोल रहेगा, इसी के लीडर काम राज करेंगे जब भी करेंगे। और जो 15 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, जो ये 15 कंट्रीज हैं, इनका जो हेड है वो कौन है, वो रशिया है, वो वही सबको डोमिनेट करते आ रहा है। फिर जो रशिया है वो क्या करता था, वो अपना ज़्यादातर जो ध्यान है वो आम देश के ऊपर, आम देश का मतलब होता है हथियारों के ऊपर, फौज के ऊपर, फोर्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर, ये अपना बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो आर्मी के ऊपर करते थे। अब अगर देखिए आपके पास पैसे आ गए है ना, कुछ पैसे हैं, ये पड़े हैं कुछ पैसे, अब या तो आप इन पैसों से आर्मी के जो हथियार वगैरह वो परचेज करोगे, या फिर आप जो अपनी बेसिक नीड है उनको फुलफिल करोगे या टेक्नोलॉजी को पूरा करोगे। अगर आपने पैसे वो यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे तो आप लगा नहीं सकते। तो यही कॉन्सेप्ट चलता था कि अगर ये जो अपने ज़्यादा पैसे हैं ये लगा रहे हैं आम देश के ऊपर, तो आम देश के ऊपर लगाने के बावजूद फिर ये टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना इम्प्रूव नहीं कर सके जितना ये और भी कर सकते थे। इसके साथ ही क्या था, अब कंज्यूमर गुड की जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगी, क्योंकि जो जैसे मैंने अभी समझाया कि जो पैसे हैं वो तो गवर्नमेंट यहाँ तक लेके नहीं आ रही, वो भेज रही है सिर्फ आम देश के ऊपर। तो जो कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन है उसकी कम हो रही है, कंज्यूमर गुड जिनको डेली लाइफ में कंज्यूम करना होता है, ठीक है, अगर उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो जो फूड है वो इम्पोर्ट हो रहा था, ठीक है। अगर देखिए आप स्कूल में एग्ज़ाम देने बैठे हो और आपकी आंसर शीट, आप सारे पेपर जो है वो अपने आगे वाले बच्चे से पूछ के कर रहे हो, तो ये आपके लिए गुड सिंबल नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बेसिक नीड ही नहीं पूरी करनी आ रही है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से फूड मंगवाती है, तो इस कंट्री के लिए बेसिक अच्छी बात नहीं है, गुड साइन नहीं है। कल को जब ये वाली कंट्रीज को फूड देना बंद करेगी तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। तो एटलीस्ट जो बेसिक नीड है वो तो उसको खुद फुलफिल करनी चाहिए। तो यूएसआर के जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो इस बात को डिनाई, मतलब कि वो खुश नहीं थे कि हमें फूड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जबकि हम इतने पावरफुल हैं, ठीक है। अगर हम इतना कुछ बना सकते हैं तो हम लोग फूड क्यों नहीं प्रोडक्शन कर रहे। फिर क्या हुआ था इसके बाद, अफगानिस्तान की जब इन्वेंशन हुई है, तो यूएसआर ने ना जो अपनी फौज है, आर्मी है, वो अफगानिस्तान में छोड़ रखी थी, ठीक है। तो जब इसने अपनी आर्मी वहाँ पे भेज दी, उस टाइम पे जो यूएसआर है वो थोड़ा और भी कमज़ोर होते जा रहा था। फिर यूएसआर के कुछ इंटरनल मैटर थे वहाँ पर, लोगों को जो रिलीजन से रिलेटेड लोगों में मतलब कि डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो रहे थे। लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं पे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बन रहे थे, माहौल थोड़ा ख़राब चलते आ रहा था। अब अगर ऐसी माहौल रहेगा तो obvious सी बात है कि कंट्री की जो खुद की प्रोडक्टिविटी है वो कम रहेगी, तो इनकी भी कम होती जा रही थी। और इनके जो कल्चरल अफेयर है उनको कंट्रोल करने में यूएसआर काफ़ी टाइम ले रहा था, उसको ये पहले कर देना आना चाहिए था, उतने टाइम तक वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये अब हमने स्टोरी पढ़ ली यूएसआर के वहाँ पे चल क्या रहा था, ठीक है। अब थीम क्या हमारा, कि यूएसआर जो है वो रेस्ट इन पीस, वो पावर नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा, अब उसकी एंट्री हो रही है। देखिए जी, ये जो मैंने यहाँ पे की पिक्चर बना दी, ये पता कौन है, ठीक है, ये पिक्चर है मिखिल गारबशेव की, ठीक है। ये है मिस्टर गारबशेव, मतलब कि मिखिल गारबशेव। ये आए और यूएसआर चला गया, मतलब कि यूएसआर नहीं रहा। इनके आने से यूएसआर की जो है डिसइंटीग्रेशन होगी। तो ये क्वेश्चन बन के आएगा कि डिसइंटीग्रेशन के कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनका नेम लिखना है, इनकी पॉलिसी जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ से शुरू करना है, इसके लास्ट तक जाएंगे हम, ठीक है। पहले इनका जो हम आधार कार्ड है वो चेक कर लेते हैं। देखिए गौरव के बारे में क्या था, कि ये जनरल सेक्रेटरी थे सीपीएसयू पार्टी के 1985 तक, ठीक है। और ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, क्योंकि इसके बाद तो सोवियत यूनियन बचा ही नहीं रहा, वो तो बेचारा रेस्ट इन पीस में चला गया है ना, उसके जो है वो डिसइंटीग्रेटेड जो होना शुरू हो गया। देखिए नाउ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या था, इन्होंने ना जब इनको कंट्रोल दिया गया, जब इनको सत्ता दी गई, तो इन्होंने बोला कि मैं
देश में बहुत सारे चेंज करूंगा, मैं देश को अपने हिसाब से चलाऊंगा, यूएसआर को अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो इन्होंने जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली नई पॉलिसीज को लॉन्च करना शुरू करवाया। इन्होंने बोला कि हमें इन दोनों में रिफॉर्म चाहिए। तो इनके पास बेसिकली टू थीम थी, टू आइडियाज थे। एक तो था पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, दूसरा था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है कि रिस्ट्रक्चर, ये बोल रहे थे कि हम अपने पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करेंगे, फिर से बनाएंगे। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि ओपननेस, रेडी टू टॉक, रेडी टू ओपन। अब हम हर बंदे से मतलब कि रेडी हैं बात करने के लिए। अब हम हथियारों से बात नहीं करेंगे, हम लोग जुबान से बात करेंगे। देखिए क्या हुआ। तो सबसे पहले तो गौरवशेख ने बोला कि हम जो हमेशा से आर्म रेस दिखाते रहते थे, जो फौज वगैरह दिखाते रहते थे, अब हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम हर एक मतलब कि वेस्ट के साथ या दूसरे देशों के साथ हमारे गुड रिलेशन रहे। अगर गुड रिलेशन है तो हम हमारे जो हथियार है उनको पीछे कर रहे हैं, हम मतलब कि हक करने के लिए रेडी हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो अफगानिस्तान से जो अपनी सेना है उसको वापस बुला लिया, ठीक है। ये बोले जो अफगानिस्तान में यूएसआर की सेना थी उसको वापस बुला लिया जाए, ठीक है। और इन्होंने 1985 में ये आया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। जैसे कि हमने बर्लिन वॉल में देखा कि टू पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ पे वेस्ट वाले थे, यहाँ पे ईस्ट के सपोर्टर थे। इन्होंने इस वॉर को गिरा दिया। इन्होंने बोला कोई दीवार नहीं चाहिए, बस इनको हम इकट्ठे करेंगे, ये पूरी एक जर्मनी बनेगी, ठीक है। फिर जब ऐसा हुआ तो इन्होंने बोला जो इनकी खुद की पार्टी की मतलब कि वो होता है ना कि जो आइडियोलॉजी थी, इन्होंने उसको ही ख़त्म कर दिया। वहाँ पे तो रशिया जो वो अपने हिसाब से डोमिनेट करता था। इन्होंने बोला कि नहीं, हम सबको डेमोक्रेसी देंगे। हम ये अपनी आइडियोलॉजी के एंटी चलना शुरू हो रहे हैं। और ये बोल रहे थे कि हमें जो गुड रिलेशन है वो वेस्ट के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर हम दो सुपर पावर हैं तो हम रल मिल के रहेंगे और देश को मतलब कि पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, या अर्थ को इसका बेनिफिट देंगे, ना कि इसका नुकसान करवाएंगे। लेकिन इनकी ये जो आइडियोलॉजी थी वो शायद वो सेट नहीं बैठी। फिर क्या हुआ, जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो भी बंद होगी 1945 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो कोल्ड वॉर का सीन क्या था, दो वर्ल्ड वॉर होगी। तो लोगों ने ये डिसाइड किया, देशों ने ये डिसाइड किया कि भाई वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है, कितनी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि आगे से वर्ल्ड वॉर ना हो। तो हर देश को पता चल गया कि जो वॉर करना वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर भी अगर उनमें तनाव रहता है तो वो बस जैसे होता है ना आजकल कि दो ग्रुप में झगड़ा हो रहा है, वो उसके लिए स्टोरी डाल रहा है, वो उसके लिए स्टोरी डाल रहा है, उसने स्टेटस लगा दिया, उसने स्टेटस लगा दिया, लेकिन हाथों पाई कभी नहीं हो रही, तो इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो वहाँ पे जब यूएसआर ने स्टेप बैक ले लिया तो obvious सी बात है अब कोल्ड वॉर भी नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट आगे जाके जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो गौरव शेख हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे धीरे धीरे। उन्होंने लोगों को उनके प्रॉपर जो बन रहे राइट्स हैं वो देने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जो उनकी पार्टी की खुद की मतलब कि आइडियोलॉजी थी कम्युनलिज्म सोशलिज्म, उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब उसको तो छोड़ा जा रहा है, कम्युनलिज्म को सोशलिज्म को छोड़ के डेमोक्रेसी वहाँ पे मतलब कि एस्टेब्लिश करवाई जा रही है, लोगों के राइट्स दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या था, जो कम्युनिस्टिज्म है रिजाइम है, ठीक है, वो खत्म होते जा रहा था। वो क्यों खत्म हो रहा था, क्योंकि गौरवशेह पॉलिसीज ही ऐसी बना रही थी। तो जैसे कि आप ये मान के चलो कि रशिया जो सोवियत यूनियन का मतलब कि उस टाइम पे हेड था, तो उसके साइड पे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहती थी कि अब हम रशिया के साथ और रहें। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ये जो इंडिया के ऊपर आती हैं, ठीक है, ये चाह क्योंकि रशिया ने इनको काफ़ी इकोनॉमिकली सपोर्ट की थी और ये बहुत अच्छे नहीं थे, ये थोड़े गरीब कंट्रीज़ में, मतलब कि गरीब भी नहीं बोल सकते, ये भी ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ नहीं थी। तो रशिया इनसे इनको इकोनॉमिकली हेल्प भी करता था, ठीक है। तो इसलिए ये चाहते थे कि अभी हम रशिया के साथ ही रहें। लेकिन जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बोलती थी कि हमें रशिया के साथ अभी और नहीं रहना, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे टॉपिक था। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब 1991 में जब ये डिस फाइनल हो गया कि अब यूएसआर नहीं रहा, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो जो बाइपोलैरिटी है उसका फाइनली जो दी एंड हो गया। तो लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी वो जो चाहती है कि बस हमेशा से उसी का कंट्रोल रहे, ठीक है। उसको लग रहा था कि अब हमारे हाथ से जो पावर है वो जाते जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे मिलिट्री कूप मतलब कि फौज भिजवा दी, पूरा कंट्रोल करने के लिए, सारे एरिया को कवर करने के लिए। तो अब
जो यूएसआर के अंदर जितनी कंट्रीज आ रही थी वहाँ पे लगभग ज़्यादा जगह पे क्या था, मिलिट्री कूप मतलब कि फौज की एंट्री होनी शुरू होगी। लेकिन क्योंकि गौरव शेख ने लोगों को फ्रीडम का टेस्ट करवा दिया था, ठीक है, अब लोगों को पता चल गया था कि डेमोक्रेसी क्या है और फ्रीडम क्या है। तो इसलिए जो लोग हैं ना वो फुल फ्रीडम चाहते थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये देखेगा कि इसको इसके आसपास यहाँ पे आर्मी वाले लोग खड़े हैं, तो उनको ये लगता था कि ये क्यों खड़े हैं, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, अब हम क्या अभी भी हम इनके अंडर रहें। तो जो लोग हैं ना वो बोलते थे कि ये आर्मी तो यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए लोग वो आर्मी को सपोर्ट वगैरह वो नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। फिर क्या होता है, अब गर्भशेप के बाद एंट्री होती है बोरिस येल्सन की, ठीक है। ये बोरिस येल्सन कौन है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहे, इनका नेम है बोरिस येल्सन, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रशिया के, ठीक है। क्या हुआ कि ये कि रशिया में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद तो ये एक नेशनल हीरो बन के सामने आए। नेशनल हीरो बन के आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जो पावर थी वो सोवियत सेंटर से वो ट्रांसफर कर दी रिपब्लिक में। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सोवियत सेंटर में क्या था कि अगर 15 कंट्रीज है, मतलब कि जो पहले वाला ग्रुप होता था, तो उनका बस एक ही हेड था, वो था रशिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि रिपब्लिक में अब जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री अपना अपना एक लीडर निकालेगी। तो मतलब कि हर कंट्री के पास अपना खुद का एक लीडर होगा जो उनके लिए डिसीजन लेगा, ठीक है। ये डिसीजन लिया बोरिस येल्सिन ने। तो उस टाइम पे 3 कंट्रीज ऐसी थी दिसंबर 1991 में। एक थी रशिया, फिर यूक्रेन, फिर बेलारस, ठीक है। इसको आप रब RUB से हम इसको मतलब कि लर्न कर सकते हैं। तो इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब जो पोस्ट सोवियत है वो अब नहीं है, अब से रिपब्लिक सोशलिस्ट जो मतलब कि रहेगा सिस्टम वैसे बन के रहेगा, ठीक है। तो एक LDC की जो हम आगे हमें हमारे काम आएगी फुल फॉर्म, LDC मतलब कि लिबरलिज्म, D फॉर डेमोक्रेसी, C फॉर कैपिटलिज्म, ठीक है। ये अब हमारे आगे काम आने वाली है। अब देखिए क्या हो रहा था, जो गौरव शेख की पॉलिसीज ऐसी थी कि जिन्होंने USSR को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तहस महस करके रख दिया, तोड़ दिया। तो अब जैसे कि गौरव शेख की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो मतलब कि अच्छे से रिफॉर्म करने के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन वो अच्छे से अपना काम फंक्शन नहीं कर पाई। तो क्या हुआ कि USSR वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, है ना, ये तो चाहती थी कि हम लोग रशिया के साथ ही रहेंगे, हर हाल में हमें रशिया के साथ रहना है। लेकिन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो चाहते थे कि हमें रशिया के साथ नहीं रहना। तो इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं CIS, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये तो वैसे ही रशिया से सेपरेट होना चाहती थी, तो उन्होंने सेपरेट होने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया CIS। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, तो कुछ समय बाद पूरा वर्ल्ड सरप्राइज हो गया कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी आके CIS को ज्वाइन कर लिया। तो सब बड़ा हैरान हुए कि ये तो रशिया के साथ रहना चाहते थे, अब ये रशिया से सेपरेट क्यों हो गए, ठीक है। तो चलिए, अब फिर जो USSR होता था उसका हेड होता था रशिया। तो अब रशिया ने क्या बोला कि अब USSR की बाकी की कमान मैं संभालूंगा। तो जितनी भी ट्रीटीज साइन हो रखी थी USSR की, ठीक है, UN के साथ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, तो रशिया ने बोला कि उन सारी ट्रीटीज को आगे हम लोग फॉलो अप करेंगे और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो रशिया ने USSR को अपने साथ रिप्लेस कर लिया, मतलब कि जो भी रोल USSR का होता था वो सारा जो रोल है वो रशिया प्ले करेगा, ठीक है। और फ्यूचर में आगे जाके और भी बहुत सारी जो ट्रीटीज हैं वो UN के साथ रशिया ने साइन की। फिर अभी हम ये पढ़ेंगे कि वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब सिर्फ ये आंसर बोलना काफ़ी नहीं है कि जो मिखिल गौरवशेव की एंट्री से वो डिसइंटीग्रेट हो गया, या उनकी पॉलिसीज ने क्यों काम नहीं किया, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे थे जिस वजह से इसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि इंटरनल वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉबैक पढ़ा था ना दोनों के बारे में वेरी फर्स्ट पेज में, कि ये रहा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल सिस्टम प्लस इकोनॉमिकल सिस्टम, फिर हमने पढ़े थे इनके ड्रॉबैक। तो ये सारे को हम वहाँ पे मतलब कि जो वो कॉपी पेस्ट मार सकते हैं कि जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो जो रशिया मतलब कि USSR है उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, एक ही फेस जो रूल कर रहा था, फूड इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है, आम रेस के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे थे ये लोग। तो जिस वजह से क्या था कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिसइंटीग्रेट होती जा रही थी, ठीक है, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट थी।
और पॉलिटिकली लोग बहुत ज़्यादा वीक थे क्योंकि एक ही पार्टी का रूल रहता था, दैट वाज सीपीएसयू, और किसी पार्टी को मौका नहीं मिलता, तो लोगों को हमेशा इनको झेलना पड़ रहा है। और इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट थे लोग बहुत सारे, क्योंकि जो फूड इंपोर्ट है वो बाहर से करवाना पड़ रहा है, हमेशा फौज के ऊपर ही खर्चा करते रहते हैं। वैसे इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे भी होंगे, देख लेते, ये रहा। ठीक है, कि जो रशिया यूएस आ रहा है, ये बहुत सारा खर्चा जो वो न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अर्सनल, ठीक है, मतलब कि जो इनको लगता था कि जो हमने हमारा खर्चा करना है वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर, मिलिट्री पावर के ऊपर करते रहते थे। तो अगर पैसे इन्होंने यहाँ पर खर्च कर दिए तो यहाँ के लिए तो इनके पास पैसे बचते ही नहीं थे। और फिर जो सेटेलाइट स्टेट्स है वहाँ पे भी काफ़ी सारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करके करते रहते थे। ठीक है, दूसरा फिर क्या था, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो सफ़र कर रहे थे। 70 ईयर हो गए लगभग सीपीएसयू एक ही पार्टी को वहाँ पे काम करते हुए। तो इन 17 सालों में पार्टी का जो झुकाव है वो हमेशा पार्टी की तरफ रहता था, लोगों को कम इम्पोर्टेंस मिलती थी। हमेशा वही काम किया जाता था कि जो पार्टी चाहती है। तो वहाँ पे लोगों को ध्यान में कम रखा जाता था, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी हमेशा से ऊपर रहती थी। क्या था कि पार्टी में इतनी ज़्यादा करप्शन थी कि अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, ठीक है, उसको करेक्ट नहीं किया जाता। अगर किसी ने किसी को मरवा दिया, कुछ गलत ऑर्डर कर दिए, कुछ ऑर्डर फेल हो गए, तो उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी वापस आके उस चीज़ के लिए सॉरी फील नहीं करेगा, लोगों को उसका हर्जाना खामियाजा नहीं मतलब कि पे करेगा। ठीक है, और जो सेंट्रलाइज्ड है, जो प्लानिंग कर रहा है वो एक ही बंदा कर रहा है, दैट इज सोवियत यूनियन। बाकी सबको फोर्सफुली वो उन चीज़ों को जो है वो मानना पड़ रहा है। ठीक है, एक तो जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये था। दूसरा रीज़न अगर हम देखें कि नॉलेज ऑफ वेस्ट, अब क्या हुआ, गौरव ने जब इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि रेडी टू ओपन, कि हम लोग वेस्ट से बात करने के लिए रेडी हैं, हम लोग वेस्ट से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, पॉलिसीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों को ये समझ में आया कि जो वेस्ट है, यूएस है, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस हो रखा है इकोनॉमिकली। हमें ये बताया जा रहा था कि हम लोग बहुत ऊपर हैं, लेकिन एक्चुअल में हमसे तो वो लोग बहुत ऊपर हैं और हम तो बहुत बैकवर्ड है उनके आगे। ठीक है, और इसलिए लोगों को पॉलिटिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों शौक लगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी का रूल रहता था और जो कि अपनी कम्युनिस्ट डिज़ाइन के साथ हिसाब से चलती थी। लेकिन यूएस में डेमोक्रेसी थी, लोगों को लोगों के राइट्स दिए जाते थे। तो लोग मतलब कि साइकोलॉजिकली यहाँ पे शॉक्ड हो गए और लोगों को जो अपना सिस्टम है वो बहुत ही बेकार लगने लगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। उन्हीं टाइम पे क्या हो रहा था, नेशनलिज्म का जो राइज है वो होना शुरू हो रहा था। देखिए, लोगों को वेस्ट के हिसाब से एक सोनिटी की मतलब की डिमांड है वो उठानी उन्होंने शुरू कर दी। उनका मानना ये था कि जो हम लोग, हमारा नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, हम लोग हमारे जैसे ये कंट्री है, ये सारी कंट्रीज इनके ऊपर एक ही बंदा राज कर रहा है, रशिया 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 रशिया। अब ये बोल रहे थे ऐसा नहीं है कि अगर ये कंट्री है तो इसके ऊपर जो राज करेगा वो इनका ही एक बंदा होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे एक बंदा इनके ऊपर राज करेगा, ऐसे इनका एक बंदा इनके ऊपर राज करेगा, ऐसे इनका एक बंदा इनके ऊपर राज करेगा। ठीक है, तो रशिया किन किन के ऊपर राज कर रहा था उस टाइम पे, एक तो बाल्टिक रिपब्लिक। ठीक है, बाल्टिक रिपब्लिक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इस्टोनिया, लेटविया, ठीक है, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक रिपब्लिक में आते हैं। फिर यूक्रेन, जॉर्जिया, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, रशिया इनके ऊपर कंट्रोल करता था और ये लोग रशिया को सपोर्ट उस टाइम पे नहीं कर रहे थे, उससे अपना जो पीछा छुड़वाना चाहते थे। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आयरनी। आयरनी क्या होता है, देखिए आयरनी का मतलब होता है कि कुछ लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इसके एंटी हैं। देखिए क्या था, सबको ना ये लगता था, देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं, अगर ये इंडिया का मैप है तो इसके ठीक ऊपर जो जो कंट्रीज है उनको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। वहाँ पे लोगों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, और ये लोग इस वजह से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं किए हुए थे। तो सबको ये लगता था कि अगर कभी भी सेपरेट होने की डिमांड आएगी ना तो सिर्फ इन्हीं लोगों में से आएगी, क्योंकि यहीं पे खुशहाली नहीं है, यहीं पे लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ये लोग फिर भी रशिया को ही सपोर्ट कर रहे थे, इनके मन में तो नेशनलिज्म की फीलिंग तब भी नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, इनका मानना ये था कि मान लो ये रशिया है, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बोल रहे हैं कि हम हमें सारा काम है वो रशिया के हिसाब से करना पड़ता है, जो रशिया में बोलता है। तो रशिया करता क्या है कि जैसे हमारे पास
जैसे इनके पास ये बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पेट्रोल है, तो रशिया ने बोल दिया कि यहाँ से पेट्रोल निकालना है। जब पेट्रोल निकलेगा तो वो रशिया अपने हिसाब से दूसरे देशों को सेल करेगा। अब हम लोग कॉस्ट तो पे कर रहे हैं लेकिन बेनिफिट हमें उतना नहीं मिल रहा। इस वजह से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रशिया के साथ नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, इनके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो बोलते थे कि अभी हमें ऑर्डिनरी रिपब्लिक, हमें हमारे ही लीडर दीजिए जो हम लोगों में से निकल के आए। तो मतलब कि आयरनी मीन टू से जो रशिया से सेपरेट होने की डिमांड उठाई जा रही थी वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से उठाई जा रही थी, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि हम लोग रशिया से लेंगे, इसको बोलते हैं आयरनी। ठीक है। अब फिर इस सब के बाद लोगों ने गौरवशेप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। लोग बोलते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि जो गौरवशेप है इनकी जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही। ये डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो चलती है जी इनकी। लेकिन जो सीपीएसयू वाले थे वो बोलते थे कि नहीं, इनकी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और हम लोग ऐसे करते हैं, या कुछ डिसीजन ऐसे थे जो इन्होंने बड़ी होच-पोच में लिए। डिसीजन तो ले दिए लेकिन पता नहीं है कि उसके अंदर जो होता है ना डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आएगी, या जब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके सोल्यूशन क्या है वो सोच के नहीं रखे हुए थे। और लोगों का ये भी मानना था जैसे कि गौरव शेब है वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर खुद स्टैंड नहीं कर पा रहे, जैसे कि स्लो फास्ट पॉलिसी या खुद स्टैंड नहीं कर पाना प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह के से रिलेटेड कुछ लोगों को समझ में आ रहा था। तो उन्होंने उनको पता ही नहीं चल रहा था कि अब हमें कुछ नई प्रॉपर्टी का हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, जो हमारा घर है वो हमारा ही है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, कुछ ऐसे था। तो गौरवशेप वो इनेबल रहे अपनी खुद की पॉलिसीज़ को डिफेंड करने के लिए। देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि वो कौन कौन सी रीज़न है जिस वजह से जो जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। ये लोग पॉलिटिकली प्लस इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट थे, बहुत वीक थे। पॉलिटिकली का मतलब क्या था, क्योंकि एक ही पार्टी का रूल था वहाँ पे 70 साल हो चल रहे थे लगभग, जहाँ पे सीपीएसयू पार्टी ही राज कर रही थी। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन थी, कोई भी बंदा अगर मिस्टेक कर रहा है तो लोगों से आके सॉरी वगैरह फील नहीं करते थे। ठीक है, ओपननेस नहीं थी। इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट इसलिए थे क्योंकि अपना ज़्यादा खर्चा है वो सैटेलाइट में, न्यूक्लियर पावर में, आर्म फोर्सेज में लगाते रहते थे, बेसिक नीड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। फिर जब गर्वशेप ने वेस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया तो लोगों को पता चला कि हम लोग तो बहुत बैकवर्ड है उनके हिसाब से, वहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे पास तो है ही नहीं। तो लोग एकदम शॉक्ड रह गए। नेशनलिज्म का जो राइज अप होना शुरू हुआ। ठीक है, जो बाल्टिक रिपब्लिक है या फिर जॉर्जिया, यूक्रेन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें रशिया को नहीं चाहिए, हम बाई बाई करना चाहते हैं। ऐसी आर्मी में यही कॉन्सेप्ट पड़ा है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला कि हमें रशिया नहीं चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल एशिया वो बोल रहे थे कि हमें रशिया चाहिए। ठीक है, तो फिर गरब शेप के बारे में ये भी बोला गया था कि इनकी पॉलिसी या तो स्लो है, कुछ बोलते थे फास्ट है, और इन खुद ही डिफेंड नहीं कर पाए अपनी पॉलिसीज़ को। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की एक एग्जांपल है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्लादिमीर लेनिन। हाँ जी, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इनके बारे में क्या था, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो फाउंडर थे। ठीक है, और ये लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन रहे हैं 1917 में, और ये फाउंडर हेड थे यूएसआर के। ये जो मार्क्सिज्म मतलब को उसको फॉलो करते थे, सपोर्टिव थे उसके। और कम्युनलिज्म, जितने भी लीडर्स हैं कम्युनलिज्म के सपोर्टर हैं वो सारे लेनिन जी से, इनसे मतलब कि वो क्या वो इंस्पायर हो रखे हैं। आपको वैसे ही मैं बुक में तो नहीं मेंशन, अपने हिसाब से बता देता हूँ कि जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए बुलाया जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी। वो जो बुक थी वो लेनिन की बुक थी। ठीक है, लेनिन की ऑटोबायोग्राफी थी। तो जब इनको पुलिस वालों ने बोला कि आप आइए, अब आपको फांसी देने का समय हो गया, तो इन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, पहले इसको मिल ले दो। लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो इन्होंने उस बुक का जो पेज है वो वहीं पे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो देख ले भगत सिंह भी इनसे इंस्पायर थे। इनके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आगे हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। ठीक है, जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर अभी हम देखेंगे कि जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट होने से कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि रिजल्ट क्या बने, क्या क्या हमें देखने को मिला। सबसे वेरी जो मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट था वो था कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर है वो एंड हो गया, वो खत्म हो गई है। ठीक है, देखिए यूएसआर ने पहले ही बोल दिया था कि अभी हम लोग जो है वो अपनी आम देश को वापस से बुला रहे हैं, अब हम फौज के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे देशों के साथ जब बात करनी है हम फौज को आगे नहीं करेंगे ज़्यादा। दूसरा फिर क्या था कि जो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म होंगे, क्योंकि यूएसआर है
उसने पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों को राइट देने शुरू करेंगे, डेमोक्रेसी को वो थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। उनकी जो खुद की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म कम्युनिस्ट की, वो कम्युनिज्म की, वो खत्म होती जा रही थी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर टू पावर्स है तो हमेशा एक दूसरे से बड़ा दिखने के लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब तो पावर ही एक बची है, तो इस वजह से वर्ल्ड में जो पीसफुल वर्ल्ड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जो हमेशा से टेंशन बनी रहती थी कि दो देशों में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे को सुपीरियर या एक दूसरे से को नीचा दिखाने के लिए जो हमेशा से पॉलिटिकल माहौल गर्म होया रहता था वो शांत होना शुरू हो गया। अब क्या था, जो यूएसआर है उसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर दिया। ये एक्सेप्ट करने से क्या हुआ, जो कैपिटलिज्म है मतलब कि डेमोक्रेसी है वो जीत गई, और जो यूएसआर का जो आइडियोलॉजी थी इनकी, ठीक है, वो जो है वो हार गई। दूसरा पॉइंट ये था कि पॉलिटिकल कंडीशन, देखिए पॉलिटिकल कंडीशन में अब पूरे वर्ल्ड में दो सवाल आ रहे थे कि पहले जैसे यूएस है और यूएसआर है, अब जो यूएसआर है ये तो हट गया, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि पहले क्या था, एक पावर तो यूएस, दूसरी पावर तो यूएसआर। अब क्या था, जो यूएसआर पावर है अब वो तो नहीं रही, तो यूएस है। अब क्या होगा कि देश में क्या यही एक पावर बन के रहेगी, जो और सारी जैसे जो चाइना वो भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे बहुत सारी और भी पावर निकल के सामने आएंगी, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, खुद को पूरे वर्ल्ड को यूनिपोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया, इसने खुद को स्टेब्लिश करके रखा। इनकी जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, वो पूरे वर्ल्ड में अब तक बेस्ट मानी जाती है। तो इन्होंने दिखाया कि हम लोग ही सबसे बेस्ट हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करवाना शुरू किया। और अगर किसी भी कंट्री को, ठीक है, मतलब कि अगर आज के टाइम पे कोई नई कंट्री बनेगी, ठीक है, तो उसको बहुत सारे फंड चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होते हैं, तो वो इन दोनों के पास आते हैं। अब इनको कंट्रोल कर रहे हैं जो यूएस है, तो यूएस इनके थ्रू अपनी पॉलिसीज उन कंट्री से फॉलो करवा देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो यूएस सपोर्ट करती थी, लिबरल का मतलब होता है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें बैरियर बहुत कम होंगे, लोग अपने हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। तो जो सोशलिस्ट जो पैटर्न था उसको लिबरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया जा रहा था, वो यूएस कन्वर्ट करवा रहा था। ऐसे कन्वर्ट करवाते करवाते इसने क्या किया, वर्ल्ड को यूनिपोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो थर्ड है, थर्ड में ये था मैनी प्लेयर्स, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ये था। अब देखिए, जब यूएसआर की जो डिसइंटीग्रेट हुई है तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं। अब यूएसआर से जब बहुत सारी कंट्री, पहले इतना बड़ा देश था, अब इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, पीसीज हो गए, है ना। तो ये जो कंट्री है कुछ तो करेंगी ना, इनमें से जैसे बाल्टिक है और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इन्होंने क्या किया, अपने के ग्रुप बनाया ईस्टर्न यूरोपियन। पहले यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपने ग्रुप बना लिया नाटो के नाम से, ठीक है, कि अभी हम लोग यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। फिर दूसरा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जो यूएसआर में थी, इन्होंने कुछ कंट्रीज तो रशिया को सपोर्ट कर दी थी, कुछ कंट्री वेस्ट को, यूएस को या चाइना को सपोर्ट कर दी थी। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी जो ग्रुप है पॉलिसीज है वो बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम, ठीक है। तो वहाँ पे जो शॉक थेरेपी है वो अब इसके बाद वो क्या काम करना शुरू करेगी, ठीक है। जैसे कि शॉक थेरेपी मतलब कि अब पूरा यूएसआर वो शॉक्ड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अब जो वहाँ का सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, देखिए। पहले क्या होता था कि अथॉरिटेरियन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता था कि पहले वन पार्टी के पास, सिर्फ रशिया के पास अथॉरिटी थी सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए। जब यूएसआर था, अब यूएसआर नहीं रहा, तो अब क्या आ गया, अब बहुत सारी कंट्रीज आ गई, ठीक है। तो अब इतनी सारी कंट्रीज है, हर के सबके पास अपना अपना एक लीडर है, तो वो अब अपने डिसीजन सारे खुद लेंगे कि अब हमें क्या चाहिए। सोशलिस्ट तो उनकी आइडियोलॉजी होती थी, अब वो भी नहीं रही। अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसको कन्वर्ट कैसे किया गया, अब उस पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया गया, इसको अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को कन्वर्ट किया गया डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम में। तो पहले अथॉरिटी वन फेस रूल था, अब क्या है, अब डेमोक्रेटिक, अब हर एक पार्टी के जो लीडर हैं वो अपने खुद डिसीजन लेंगे, हर एक कंट्री वाले। एक तो ये आ गया। फिर आगे सोशलिस्ट सिस्टम जो आइडियोलॉजी थी, अब उसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि क्या बिजनेस करना है, कैसे नहीं करना, कौन सी पॉलिसीज बनानी है। इसमें जो गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है वो नहीं रहता, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि नो इंटरफेयर ऑफ स्टेट, मतलब कि मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। एक तो ये शिफ्ट हो गया। अब देखिए क्या था, जो यूएसआर का हेड था रशिया,
प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो रशिया के साथ रहना चाहती थी, प्लस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये सारा मिलके जो पहले आगे यूएसआर बनता होता था। अब क्योंकि ये सारे सेपरेट हो चुके हैं, तो अब इन लोगों को जो बहुत सारी, अब जैसे जो कंट्रीज फिर से स्टेबलाइज हो रही हैं, अब इनको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो ये गए वर्ल्ड बैंक IMF के पास शॉक थेरेपी के बाद। तो जब ये वहाँ पे गए, तो वहाँ पे शॉक थेरेपी के थ्रू इनको कैपिटलिज्म सिस्टम में कन्वर्ट करवाया गया, ठीक है। लेकिन जो कैपिटलिज्म सिस्टम, क्योंकि इन दोनों को लीड करता था यूएस, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से काम करवा, जैसे मैंने पहले बताया। तो शॉक थेरेपी इन सब के ऊपर अप्लाई करवाएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कहीं पे बहुत तेज़ थी, कहीं पे बहुत फास्ट थी, लेकिन करवाई ऐसे की, प्रोसेस सब में सेम ही रहा। अब चेंजेस कौन कौन से आए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई। अब यूएसआर के जितने भी कंट्रीज थे, वहाँ पे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी होती थी, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको चेंज करके हर जगह पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई, ठीक है। तो मतलब कि जो सोवियत पीरियड वाला स्ट्रक्चर था उसको रिमूव कर दिया गया, वो वहाँ पे काम नहीं करता। फिर प्राइवेट ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी होती थी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती थी। अब हर एक बंदे को बोल दिया गया कि आप लोग अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ओनरशिप, जैसे अब हमारा खुद का घर है, खुद की दुकान है, खुद के मॉल है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे कंट्रोल है। तो अब ऐसे ही ये आप लोगों के हो सकते हैं कोलेक्टिव टर्म्स। पहले क्या होता था कि लोग है ना, अगर बहुत ज़्यादा सारे खेत है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे लोग मिलके खेती करते थे। अब क्या बोल दिया कि हर एक बंदा अपने अपने फार्मिंग में खुद खेती करेगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल मतलब कि वो प्राइवेट फार्मिंग अपनी कर सकते हैं। फ्री ट्रेड कर दिया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, दूसरी कंट्री आपके देश में आके आप दूसरे देश में जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हो, पॉसिबल है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट एसेट्स, तो सरकार के जितने भी एसेट्स थे जहाँ से सरकार पैसे कमा रही थी, अब वहाँ पे प्राइवेट कंट्रोल हो गया। कोई भी प्राइवेट बंदे हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, उसको प्राइवेट लोग अपने परचेज कर सकते हैं। और वहाँ जैसे कोई स्कूल है, वो सरकारी स्कूल है या हॉस्पिटल है, अब सरकार ने उसको प्राइवेट लोगों को सेल कर दिया। अब वो वहाँ से अपने हिसाब से काम ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। डीरेगुलेशन, पहले क्या था, रेगुलेशन का मतलब था कंट्रोल करना। पहले गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती होती थी, ठीक है, पूरे का पूरा। अब जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट से वापस लेके प्राइवेट लोगों के पास चला गया। जो ट्रेड एंड अलाइंसेज है, ठीक है, पहले क्या होता था कि यूएसआर में जो 15 कंट्रीज हैं, ठीक है, बस ये सारी मतलब कि जो 15 कंट्रीज होती थी उस टाइम पे, ये आपस में ही बिजनेस करती होती थी फ्रीली, ठीक है, पहले जब रशिया यूएसआर ये होता था। अब क्या हो गया कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये वेस्ट के साथ या किसी भी देश के साथ इजीली अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, रशिया की जो करेंसी है, ठीक है, उसको रूबल बोलते हैं। अब उसको डॉलर में, रुपीज़ में, यान में कैसे कन्वर्ट करना, तो इसके लिए भी डिसीजन लिए जाएंगे कि अगर एक कंट्री दूसरे के साथ बिजनेस कर रही है तो करेंसी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी उठाया गया। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो शॉक थेरेपी के क्या क्या देखने को मिले, ठीक है, मतलब कि जो शॉक थेरेपी अप्लाई की गई थी उसके जो रिजल्ट के हैं। सबसे पहले जो कि लार्जेस्ट गैरेज है वहाँ पे लगाई गई, ठीक है। इसमें क्या था, मतलब कि जो, क्योंकि पहले क्या होता था कि देखिए जितना भी कुछ है वो सारे का सारा वो स्टेट के अंडर आ रहा था ना उस टाइम पे, जितना भी प्रोडक्ट वहाँ पे था उस टाइम पे। तो अब क्या था कि जो, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत कम होने जा रहा है, तो इस वजह से क्या था कि 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको सेल में लगा दिया गया। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में सपोज करो कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, इसमें से बस इतनी गवर्नमेंट के पास रहेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट ने सारी सेल पे लगा दी प्राइवेट सेक्टर को सेल करने के लिए। अब क्या था कि जो लोग हैं ना वो अभी भी कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो ये था कि जो सारे का सारा सिस्टम है वो गवर्नमेंट करेगा। अब गवर्नमेंट एकदम से बोल रही है कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लोगों को तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था। उनको ये लग रहा था कि हम इसको परचेज़ करें या ना करें। अगर हमने आज परचेज़ कर लिया तो कल फिर से अगर गवर्नमेंट वापस मांगेगी तो क्या होगा, या फिर इसको अगर सेल परचेज़ करना है तो उसके क्या मेथड हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। ये किया क्यों ये जा रहा था, क्योंकि अब जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसको तो एंड कर दिया, और जो प्राइवेट ओनरशिप है उस लॉ को जो है अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। अब क्या होगा कि जो स्टेट है वो अपना रोल कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें हैंड ओवर कर दिया, तो मार्केट फोर्सेस ही रूल करेंगी, उनके हिसाब से जो प्राइसेस हैं डिसाइड होंगे, डिमांड सप्लाई उनके हिसाब से काम करेंगी। तो अब क्या हुआ कि जो बहुत सारी, मतलब क्योंकि अब लोगों को समझ में नहीं था, है ना, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री लोगों के लिए काम के लिए है या नहीं है,
या लोग एकदम से डिसीजन ही अचानक से आ गया। तो क्या हुआ कि जो बहुत वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत महंगी इंडस्ट्रीज थी, उनको काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस में परचेज कर लिया गया। ठीक है। अब उसका प्राइस तो इसलिए सेटल होना था कि अगर बहुत सारे लोग वहाँ पे होते, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है, तो बहुत कम लोग थे डिमांड करने वाले, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करना जो है वो शुरू कर दिया। अब देखते हैं, अब आगे इकोनॉमिक डिवाइड क्या हुआ। जो रिच लोग थे, ठीक है, रिचर पीपल थे, वो और भी रिचर हो गए। क्योंकि देखिए, ये वो लोग होते हैं जो थोड़े बहुत एजुकेटेड होते हैं या ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, या जो गवर्नमेंट के ज़्यादा आसपास रहते हैं, जिनको गवर्नमेंट की डिसीजन की पॉलिसीज़ के बारे में समझ होती है। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कुछ पैसे थे, इन्होंने उस पैसों से फैक्ट्री को जब खरीदा, तो इनके पास अब पैसा ही पैसा हो गया, बहुत सारे पैसे आने शुरू हो गए। तो ये तो और भी अमीर हो गए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, अब वो पहले गवर्नमेंट उनके लिए काम तो कर रही थी, अब गवर्नमेंट उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लोग अब और भी गरीब दिखने शुरू हो गए। फिर जो वाउचर सेल है, वो ब्लैक मार्केट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग कभी किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, सपोज कर लो जो मूवी की टिकट है दैट इज़ ₹200, और मुझे पता है कि ये जो मूवी है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ये इसका जो हाउसफुल शो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने थिएटर के बाहर से सारी टिकट परचेज कर ली, सारी टिकट छोड़ो, मान लो जो 40 टिकट बच रही थी सीट्स, मैंने वो सारी परचेज कर ली 200 के हिसाब से। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं वो मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, टिकट तो सारी मेरे पास है, मैंने परचेज करके इनको बोला कि अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले लो ₹500 में, अदरवाइज इनको वेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट शो की। तो इसको ब्लैक मार्केट, मतलब कि वाउचर, ये ऐसा ही सिस्टम इंडस्ट्रीज के लिए वहाँ पे आना शुरू हो गया। तो जितने भी रिसोर्सेज है, मतलब कि जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे, ठीक है, जो सेल परचेजिंग में लगी हुई थी, वो माफिया के पास चली गई। तो जो उनको खुद चाहिए थे उन्होंने खुद रख लिए, जो उनके खुद के भी काम के नहीं थे, तो इन्होंने उनको काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस में परचेज किया, और इसको फिर काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस पे जाके सेल करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन आया, ठीक है, पहले हर एक चीज़ गवर्नमेंट की होती थी, अब क्या है, अब चीज़ें गवर्नमेंट के पास भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जब आना शुरू हुआ, तो इसने अमीर लोगों को और भी अमीर कर दिया और गरीब लोगों को और भी गरीब कर दिया, तो सोसाइटी अनइक्वल होगी, बल्कि सोसाइटी में डिवीजन आनी शुरू होगी अमीर और गरीब लोगों के बीच में। थर्ड पॉइंट था हमारे पास इन्फ्लेशन आना। इन्फ्लेशन का मतलब देखिए, हम बोलते हैं महंगाई होना। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन। जैसे सपोज कर लो, पहले जो इंटरनेट का पैक या पेट्रोल पे आ जाओ, पहले जो 1 लीटर पेट्रोल है वो ₹90 का है, ठीक है, और अब के टाइम पे वो ₹100 का हो गया। तो अगर पेट्रोल महंगा होगा, तो वर्ल्ड की सारी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि हर एक चीज़ पेट्रोल के हिसाब से चलती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन का हो जाना। अब क्या था, जो रशिया की करेंसी है उसको रूबल बोलते हैं, ठीक है, उसकी करेंसी में फॉल डाउन आना शुरू हो गया, उसकी वैल्यू कम हो रही थी, और उस वजह से प्राइसेस बढ़ते जा रही थी। और अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों की जो सेविंग है वो काफ़ी कम होते जा रही थी। तो अगर लोगों की सेविंग कम होते जा रही है, तो देश की सेविंग भी कम होते जा रही है। फिर डिक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी, शुरू से ही ऐसे क्या था कि जो रशिया है, वैसे वो फूड है वो बाहर से इंपोर्ट करवाता था, क्योंकि इसके पास 15 कंट्रीज थी। तो ये उनमें से किसी एक की ड्यूटी लगाता था कि फूड वगैरह आप लोगों ने अरेंज करना है। अब तो सारे डिसइंटीग्रेट हो गए। अब क्या था, तो उस टाइम पे भी ज़्यादातर लोग क्या है, तो जहाँ से मान लो सपोज करो ये कंट्री है, और यहाँ से जो फूड की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो क्या करते थे, इस देश की इस कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है, सभी लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, मतलब कि यहाँ पे सब लोग मिलके फार्मिंग कर रहे थे। तो देश में पूरे में, मतलब कि यूएसआर में जो फूड है वो सप्लाई हो जाता था। अब क्या आ गया, अब कलेक्टिव फार्मिंग को तो कॉन्सेप्ट कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग है, तो हर एक बंदा अपने काम के हिसाब से जो उसका मन है वो वही काम करेगा। अब रशिया ने क्या किया, कलेक्टिव फार्मिंग हो नहीं रही, फूड के ऊपर शुरू से ध्यान नहीं दिया था, तो अब उसको फूड जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपनी कंट्री में, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। नो सोशल वेलफेयर, तो यूएसआर का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। ये क्या बोलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को रहने नहीं देंगे, मतलब कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ ना कुछ काम देते रहेंगे, लोगों की बेसिक नीड मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हम लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कब करवाएंगे, जब यूएसआर था, ठीक है, जब उसका कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यूएसआर ही नहीं रहा, तो उसकी आइडियोलॉजी भी नहीं रही। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, यूएसआर ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को सब्सिडी देना बंद कर दी।
अगर लोगों को सब्सिडी देना बंद कर दिया, डेफिनेटली बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे जो पुअर कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो सोशल वेलफेयर था, ठीक है? वो भी कम होना शुरू हो गया। अगर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, उसके पास अच्छे पैसे आ रहे हैं, मान लो अगर मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं, तभी मैं किसी को 10 रुपए डोनेशन दे सकता हूँ ना। अगर मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं आ रहे, मैं किसी को कहाँ से दूँगा? तो गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर करना भी कम कर दिया। कौन से लोग सफ़र हुए? मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए। फिर एकेडमिक इंटेलेक्चुअल, जो भी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने रशिया को या यूएसआर को की कंट्रीज़ को बाय बाय बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला भैया हम यहाँ से जा रहे हैं, हम जाएंगे दूसरी कंट्री में, जैसे कि वेस्ट में, यूएस में, जहाँ पे हमारे कैलिबर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब हम आपके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहते, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद क्या था? फिर लास्ट में ये हुआ कि अब जो, देखिए मैं बार बार बोलूँ कि जो यूएसआर है वो अब नहीं रहा, ठीक है? वो नहीं रहा। अब कौन रहा है फिर? इसके जगह पे आ गया था रशिया। तो जो, वैसे जब यूएसआर था उसी टाइम पे गौरवशेप ने, उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग जो हैं वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी वगैरह को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि यूएसए तो चला गया, अब रशिया बचा है। तो इन सबको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो रशिया ने भी बोला कि हमने, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो क्या करेंगे, हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी के हिसाब से डिज़ाइन करनी शुरू कर दी, ठीक है? तो उस टाइम पे इन्होंने कैपिटलिज्म इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी है उसकी तरफ यही ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। क्योंकि इनका जो भी आइडियोलॉजी का, थिंकिंग का जो प्रोसेस होता था, वो यही होता था कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो इनकी इकोनॉमी को अपग्रेड करे। तो अब पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान फ़ोकस वो इन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं या इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए लोगों का ये मानना था कि रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे ये जो बना है वो काफ़ी हरी में बना है, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में बना है। उसमें काफ़ी कुछ अमेंडमेंट अभी भी हो सकती हैं, बाकी हैं जो चेंजेज़ उसमें करने चाहिए। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जो क्या हुआ था, रशिया में जो तो उनका प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी, ठीक है? इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो मेंबर इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आएँगे, उनको पावर कम दी गई है। अब जिन मेंबर्स को तो लोगों ने चूज़ किया, उनके पास कम पावर है। जो प्रेसिडेंट उसके पास पावर ज़्यादा रहेगी, ठीक है? अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, इनमें यहाँ पे भी जो रशिया, वो भी रशिया वाला कॉन्सेप्ट ही अपने पास अप्लाई करवा रहे थे। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में कुछ नेम आ रहे हैं जैसे कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसमें भी क्या आता है, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी थी, ठीक है? तो इनके प्रेसिडेंट ने क्या किया, पहले वो इनके प्रेसिडेंट 10 ईयर के टेन्योर के लिए चूज़ होते थे। इन्होंने अपनी तरफ से ही उसमें नेक्स्ट 10 ईयर के लिए खुद को फिर से नॉमिनेट कर दिया। फिर अपने आप को खुद ही सेलेक्ट कर लिया, तो अपॉइंट कर लिया आवरसेल्फ को। तो अगर ये 20 ईयर्स के लिए खुद ही कंट्रोल कर लिया, अब अपोज़िशन पार्टी तो वहाँ पे रही ही नहीं। तो डेमोक्रेसी तो कहाँ पे है, अगर सबको मौका नहीं मिल रहा वहाँ पे, है ना? तो फिर अभी क्या होगा कि 2000, ठीक है? तो जो मतलब कि देखिए 1991 में जो यूएसआर है वो वहाँ से जो मतलब कि रेस्ट इन पीस गया, ठीक है? तो उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, म यूएसआर के साथ जितनी भी कंट्रीज़ जुड़ी हुई थी, कि 2000 से उनकी रिवाइवल होनी स्टार्ट हुई। रिवाइवल मतलब कि अच्छी स्टार्टिंग, नई स्टार्टिंग होनी शुरू होगी, ठीक है? अब ये जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी ना, मतलब कि जैसे इनके कुछ नेम है, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़, ऑयल, गैस या सीएनजी, मिनरल्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा भरपूर क्वांटिटी में रहते थे, भर-भर के रहते थे। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्होंने मतलब कि अपनी अर्न करने के लिए इन्होंने जो ऑयल पाइपलाइन्स हैं, उनको स्प्रेड करना शुरू कर दिया दूसरे कंट्रीज़ में, कि जो दूसरी कंट्रीज़ आएँगी वो हमसे जो मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, ऑयल, सीएनजी, मिनरल वगैरह वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो ऑयल पाइपलाइन्स हैं वो रेंट पे जो है दूसरे नेशन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दी। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, छोटा-सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अरब स्प्रिंग का, ठीक है? देखिए अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, 21st सेंचुरी मतलब कि 2001 से लेके 2100 तक की बात है ये, जो भी चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या आता है, 2009 की बात है। एक तुनिसिया करके कंट्री का नेम है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रखी थी। करप्शन जहाँ पर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा फैलेगी। और अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट है
उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा फैलेगी और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होती थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होगा कि वन फेस रूल होता था। डिक्टेटरशिप वो अपने हिसाब से काम करते थे, जो उनको सही लगेगा वो वैसे ही करते थे। अब वहाँ के जो लोग हैं इनसे परेशान आ गए 2009 में। ठीक है, 2009 में क्या किया लोगों ने, यहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड की। इन्होंने बोला देखिए बाकी कंट्रीज में डेमोक्रेसी चल रही है, अब हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि यहाँ से ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्टेब्लिश करवा दिया। अब इनको देख के, तुनिसिया को देख के जो और बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सेम ऐसे करना शुरू कर दिया। कुछ कंट्रीज़ के नेम है जैसे कि लीबिया, इजिप्ट, बहरीन, ठीक है, या सीरिया। इन्होंने भी सेम ऐसे किया। अब इजिप्ट में रूल हुआ करता था एक होस्नी मुबारक करके राजा का। तो वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और लोगों ने प्रोटेस्ट करके बाद में इनको साइड पे हटा दिया, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करवा दिया। तो क्या हुआ, मतलब कि इसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हमने ऐसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब यूएसआर से सेपरेट हुए कंट्रीज तो उनके बीच में बहुत सारे जो मसले हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो कैसे बढ़ रहे थे और उनको कैसे सॉर्ट आउट करवाया गया। देखिए फॉर्मर सोवियत यूनियन जो था, ठीक है, फॉर्मर मतलब कि जो एक्स सोवियत यूनियन था, वहाँ पे क्या चलते आ रहा था कि वहाँ पे ना लोगों के बीच में दो तरह की प्रॉब्लम थी। एक तो प्रॉब्लम ये चल रही थी कि वहाँ पे हर जगह पे लगभग सिविल वॉर चलते आ रही थी। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि जब मान लो ये कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री के अंदर ये एक जैसे थिंकिंग वाले लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं, और ये दूसरी कैटेगरी के लोग होगी। इन दोनों का आपस में वर्सेस हो जाता है, इनका आपस में मैच पड़ जाता है, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं एक ही देश के अंदर। ऐसे झगड़े को बोलते हैं सिविल वॉर होना। ठीक है, एक तो सिविल वॉर की प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी आ रही थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंसर्जेंसीज, इंसर्जेंसीज का मतलब रिवोल्ट करना, कि वो लोग अपने ही देश के खिलाफ बगावत कर रहे थे। कि हमें, बगावत का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे सेपरेटिज्म वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि अगर इंडिया, जैसे इंडिया पंजाब में कुछ लोग खालिस्तान को सपोर्टर हैं, वो बोलते हैं कि हमें खालिस्तान एक सेपरेट नेशन बना के दो, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, है ना। तो ऐसे लोग यहाँ से सेपरेट होना चाहते थे, वो हम पढ़ के देखते हैं कि वो कैसे क्या करके क्या क्या सीन था। देखते हैं, देखिए सबसे पहले जैसे कि रशिया, रशिया में टू प्लेसेस है। ठीक है, एक चेचन्या करके प्लेस है, दूसरी है दागिस्तान करके। इन दोनों में सक्सेशन की डिमांड आती है। सक्सेशन का मतलब होता है कि ये दोनों देश से सेपरेट होना चाहते हैं। अब जैसे ये एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे बनाई हुई कंट्री है, ये कंट्री का एक एक और छोटी स्टेट है। अब ये क्या बोल रही है कि मुझे इस देश से सेपरेट कर दो, मतलब कि इस देश से सेपरेट होना चाहती है। अगर मैं वापस फिर से डिज़ाइन करके दिखाऊँ ये चीज़ें, होप कि ज़्यादा बेटर आ जाए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कंट्री है जो ऐसे करके है, लेकिन उस कंट्री में एक, जैसे ये चेचन्या, दागिस्तान, ये कुछ ऐसी प्लेस है। ये बोल रहे हैं कि हम इस देश के साथ नहीं रहना, तो ये मैप कुछ ऐसे बनवाना चाहते हैं कि ये अलग होगा और ये अलग होगा। ठीक है, तो इसको सक्सेशन की डिमांड बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के कई मैटर है। अगर इंटरनल मैटर है उसको बातों से ख़त्म कर लो, कभी कभार वेपन उठाने पड़ते हैं, कभी कभार सेपरेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका रिजल्ट फिर, यूएसआर में 15 कंट्रीज होती थी ना, एक तो रशिया खुद थी, उसके बिना 14 कंट्रीज होती। तो जो रशिया की कैपिटल है दैट इज़ मॉस्को। ठीक है, जो रशिया की कैपिटल है दैट इज़ मॉस्को। मॉस्को ने क्या किया, मतलब कि चेचन्या में यहाँ पे बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, जहाँ जहाँ से लोग डिमांड करते सक्सेशन की। तो इन्होंने ऐसे करके सक्सेशन की डिमांड को वो सप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया, दबा दिया। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जैसे कि ताजिकिस्तान है। ठीक है, वहाँ पे 10 ईयर तक सिविल वॉर चलती रही। 1991 में जब सेपरेट हुआ, ठीक है, यूएसआर को डिसइंटीग्रेट किया गया, तब से लेके 2001 तक यहाँ पे सिविल वॉर चलती रही। सिविल वॉर वापस वही, मतलब जब एक देश के लोग आपस में देश के अंदर ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, दूसरी प्लेस हमारे पास क्या आ रही थी, एक, जैसे कि देखिए एक कंट्री है अजरबैजान। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कंट्री है अजरबैजान, ठीक है, और इसमें एक प्लेस है, इसमें प्लेस कौन सी एक आ रही है जिसका नेम है नागरो काराबाग करके। ठीक है, ये कुछ प्लेस का नेम है, यहाँ पे कुछ एरिया आ रहा है। और यहाँ पे जो कुछ लोग रह रहे हैं वो अर्मेनिया कम्युनिटी के लोग, या जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं अर्मेनिया। अब ये जो सेपरेट ये वाले लोग थे, ये बोलते थे कि हमें यहाँ से सेपरेट किया जाए। इनको यहाँ से सेपरेट करने का मतलब क्या था, बोलते हैं कि हमें यहाँ से उठा दो। ठीक है, यहाँ से उठा के हम लोग जानना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, हम लोग अर्मेनिया के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है,
तो ये भी लोग ऐसी डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे जॉर्जिया में 2 प्रोविंसेस थी, वो आपस में सेपरेट होना चाहती थी। फिर ऐसी एक कज़ाकिस्तान या यूक्रेन या फिर जॉर्जिया, यहाँ पे भी बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते थे। इन लोगों का आपस में वाटर डिस्प्यूट था और ये बोलते थे कि वहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी है उसको सॉर्ट आउट किया जाए तो वो बेटर है, कि हम लोग ये प्रॉब्लम को ज़्यादा झेल नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आएगी सेंट्रल एशिया की, जिसमें हम लोग ऑयल, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा है कि जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि देश के अंदर सिविल वॉर हो रही है और इंसर्जेंसीज रिवोल्ट होने शुरू हो रही हैं। जैसे कि रशिया के चेचन्या और दागिस्तान में सक्सेशन की डिमांड उठ रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, रशिया ने फिर वहाँ पे बॉम्बिंग करके इसको ख़त्म करना शुरू करवा दिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान है, यहाँ पे सिविल वॉर हुई है। एक नागोर्नो कराबाख करके प्लेस थी, ठीक है, जो अज़रबैजान में है। यहाँ के ये जो प्लेस वाले लोग थे, ये बोलते थे कि हमें अज़रबैजान में नहीं रहना, हमें इन लोगों के साथ मर्ज अप कर दो और हमें सेपरेट होना है। तो जैसे जॉर्जिया के अंदर प्रोविंसेस है वो अलग होना चाहती थी। फिर ये कुछ ऐसी करके कंट्रीज़ थी, ठीक है, जिनमें वाटर डिस्प्यूट चलते आ रहा था। तो लगभग ऐसे देखा जाता है कि रशिया में या बाकी कंट्रीज़ में सभी इंस्टेबिलिटी का ही माहौल बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंट्रल एशिया मतलब कि बोला था ना कि ईस्ट यूरोपियन वाली कंट्रीज़ है, कि सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज़ हैं, जिनका मैप ठीक इंडिया के बिल्कुल ऊपर ही आता है। तो ऐसे करके जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो रशिया की साइड पे थी, जो रशिया को सपोर्ट कर रही थी, रहना चाहती थी, वो ना रिच थी। उनके पास बहुत ज़्यादा भरपूर क्वांटिटी में क्या होता था, ऑयल होता था और एक हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज वगैरह होते थे। जिन कंट्रीज़ के पास ये चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर मानी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देशों की इनके ऊपर आँख थी। जिनके साथ जिन कंट्रीज़ की अब इनके साथ दोस्ती होगी, डेफ़िनिटली वो कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगी, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे यूएस है, या फिर चाइना है, या फिर रशिया है, इनके अपने-अपने व्यूज़ थे इन कंट्री को अपनी टीम में करने के लिए। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, सबको पता है कि 11 सितंबर को, ठीक है, 2001 में मिलिट्री कनेक्शन यूएस का अमेरिका के ऊपर एक अटैक हुआ था, जो ताइवान वगैरह कंट्रीज, तालिबान वगैरह ने किया था, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि अब अगर हमारे ऊपर एक मिलिट्री अटैक हुआ है, तो हम आगे से ऐसे अटैक से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी मिलिट्री है वो अलग-अलग कंट्रीज़ में वहाँ पे मिलिट्री बेस बन सके। तो इसलिए इनको ये था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये बेसेस बनाना चाहते हैं अपने, ये बेसेस हायर बेस पे बनाना चाहते हैं। ठीक है? और इनका मानना ये था कि अगर कभी हमारी वॉर होगी अफ़गानिस्तान से, मतलब कि अगर हमारी किसी कंट्री से वॉर होती है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से अपने जो प्लेन है वो ईज़िली उठा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये चाहते थे कि जैसे अफ़गानिस्तान, इराक वगैरह के लिए जो इनको मिलिट्री बेस या अपने जो हवाई अड्डे हैं वो ईज़िली बन जाए। तो इस वजह से जो यूएसए है, ठीक है? वो यूएस वो चाहता था कि उनको सेंट्रल एशिया का कंट्रोल उनके उसके हाथ में आ जाए, उसकी दोस्ती हो जाए। दूसरी बात क्या थी, चाइना की आँख थी उनके ऑयल रिसोर्सेज़ के ऊपर। उसका मानना ये था कि इनके पास इतने ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज़ हैं, ये चाइना के कंट्रोल में आ जाए तो बेटर है, ठीक है? तो इसीलिए चाइना इन कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है, ठीक है? और ट्रेड है, वो अपने कंट्रोल में लेके आना चाहता था। इसका मानना ये था कि जितने भी इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे चाइना के कंट्रोल में आ जाएँ। लेकिन रशिया का मानना क्या था? रशिया का मानना ये था कि ये सारा कुछ तो हमारे पड़ोस में है, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, ये तो सारी मेरे नेबर में है। इसलिए इनके ऊपर रशिया का कंट्रोल होना चाहिए। रशिया इनके पास यहाँ पे है, बाकी कंट्रीज़ तो बहुत दूर-दूर हैं, उनका तो लेना-देना ही कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये इनकी अपनी-अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, उनको लेके थी। चौथा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है? पहले 3 टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जो रशिया से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जब वो सेपरेट हुई हैं, तो 3 लोगों ने उनके ऊपर अपनी नज़र रखी हुई थी, कि यूएस ने, फिर चाइना ने, फिर उसके बाद रशिया ने। और इन्होंने क्यों रखी थी वो भी हमने बता दिया। इसको वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज़ चाहिए थे, ऑयल रिसोर्सेज़ चाहिए थे, इसको वहाँ पे अपने जो मिलिट्री कैंप बनाने थे, और इसका मानना ये था कि हमारे नेबर में है तो ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। 4th जो टॉपिक है वो था स्प्लिट का, ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें जो रशिया में, मतलब कि यूएसआर के जो पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में जो कंट्रीज़ थी, अब उनमें जो सिविल वॉर की वजह से जो सक्सेशन मूवमेंट चलती आ रही थी, ठीक है? देखिए, जैसे कि एक प्लेस है जाके जो कि चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसका नेम है। ये तो कंट्री है, ये वेरी पीसफुली डिवाइड होगी अपने आप। अब ये पहले एक कंट्री होती थी, अब इसके 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट्स कैसे हुए? एक कंट्री बन गई चेको, ठीक है?
वो यहाँ तक है। जो दूसरी कंट्री बनी है दैट इज़, वो उसका नेम है स्लोवाक, ठीक है। वो यहाँ तक बन गई है। अब ये दो कंट्रीज बन गई हैं आपस में डिवाइड होके। अब इसके बाद जो बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ योगोस्लाविया थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, किसको, योगोस्लाविया कंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसके जो चारों पार्ट्स थे, पहली कंट्री का नेम था क्रोएशिया, दूसरी का नेम था स्लोवेनिया, तीसरी का नेम था बोस्निया और चौथी का नेम था हर्ज़गोविना, हर्ज़गोविना, ठीक है। तो ये 1991 के बाद यूगोस्लाविया को 4 कंट्री में डिवाइड कर दिया गया। ये नेम याद हो लर्न हो जाएंगे आपको, आप अच्छे से कर लेना। अब क्या होता था कि देखिए जैसे ये वाली कंट्री है, ठीक है। इसका देखिए, अब जो लोग ना शुरू से ही जो जैसे कि हमारे पास अगर हम ये माने कि हमारे पास ये कंट्री है, ये रही कंट्री यूगोस्लाविया, हम ये रख लेते हैं, ठीक है। इस कंट्री कुछ लोग तो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं उन लोगों को बोला जाता है सर्ब्स पीपल, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ पे बाद में आए हैं, दूसरी कम्युनिटी के हैं जो इनसे सेपरेट हैं, उनको बोलते हैं नॉन सर्ब बोस्नियंस पीपल, ठीक है। अब जो ये वाले लोग थे, इनका मानना ये था कि यूगोस्लाविया हमारी पूरी एक कंट्री, फुल फ्लैज कंट्री है, हमें इसके पार्ट्स नहीं करने चाहिए। लेकिन इनका मानना ये था कि नहीं नहीं, हमें यहाँ से सेपरेट करो, हम लोग अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से अपनी अपनी कंट्री में रहना चाहते हैं। तो इन लोगों ने, सर्ब्स ने, इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मास्केर मतलब कि खून खराबा करना शुरू कर दिया, मर्डर्स वगैरह करने शुरू कर दिए। तो इन लोगों को ये लगा कि फिर से हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, हमारी डिमांड को सप्रेस किया जा रहा है। तो ये लोग कहाँ पर गए, कंप्लेंट लेके ये गए नाटो के पास, ठीक है। अब नाटो को आया गुस्सा, जो कंट्रीज के पास आ रही है ये तो उसी की हेल्प करेगी। इसने बोला जो सब पीपल थे उनको समझाया कि आप लोग साइड पे हट जाओ। सब वाले लोग साइड पे नहीं हटे, तो नाटो ने क्या किया, यूगोस्लाविया के ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। जब यूगोस्लाविया के ऊपर बॉम्बिंग होनी शुरू हुई, ठीक है, तो कुछ लोग सब पीछे हटे, लेकिन कुछ फिर भी पीछे नहीं हटे। तो फिर भी काफ़ी टाइम तक वहाँ पे जो इंटर एथनिक सिविल वॉर है वो चलती रही। मतलब कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के आपस के बीच में जो सेपरेट सेपरेट रिलीजन के लोग थे, या जो कंट्री की सेपरेशन की डिमांड रख रहे थे, सक्सेशन की डिमांड रख रहे थे, उनका आपस में थोड़ी थोड़े टाइम बाद जो लड़ाई झगड़ा है वगैरह वो होती रहा। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थन अलायंसेस ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया प्लस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया का जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनके साथ कैसे रिलेशन थे, हम वो पढ़ के देखेंगे। लेकिन इंडिया का जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री मतलब कि रशिया की बात हो रही है। रशिया से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इंडिया का यूएसआर के साथ कैसा रिलेशन था, ठीक है। देखिए क्या था कि 1991 से पहले इंडिया तो इंडिया की था, लेकिन रशिया रशिया नहीं था, वहाँ पे यूएसआर होता था जिसका हेड रशिया होता था। तो उस टाइम पे जो यूएसआर है, इनडायरेक्टली बात तो रशिया की हो रही है ना, लेकिन यूएसआर के बिहाफ पे हो रही है क्योंकि उनका हेड रशिया होता था। तो यूएसआर का डिसीजन ये होता था कि वो इंडिया को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करता था। उन्होंने इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस करना शुरू किया। बहुत सारे स्टील प्लांट है जैसे भिलाई, बुकराओ, विशाखापट्टनम वगैरह में जो यूएसआर ने अपने लगवाने शुरू किए, इंडिया को इसके लिए हेल्प करनी शुरू की। जो बहुत सारी मशीनरी प्लांट्स है जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी वगैरह कुछ ऐसे, जो जिसमें ये काफ़ी हेल्प करते थे। फिर एक टाइम ऐसा था कि जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो बचा था, तो उस टाइम पे रशिया ने, सॉरी, यूएसआर ने क्या बोला था कि कोई बात नहीं, हम आपकी यहाँ पे भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो आप हमें इंडियन करेंसी हैंड ओवर कर दो, हम उसमें भी जो आपका हिसाब किताब है वो मैनेज कर लेंगे, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। फिर पॉलिटिकल इश्यूज में भी जो यूएसआर वो इंडिया के साथ खड़ा होता था, मतलब कि इंडिया की ज़्यादा सपोर्ट करता था। जैसे कि कश्मीर इशू है तो यूएन में कश्मीर इशू में जो यूएसआर था उसने इंडिया की तरफ अपनी वोट डाली थी। और जब 1971 की वॉर हुई थी उस टाइम पे भी जो यूएसआर था वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। और इंडिया को जब भी कुछ हथियार वगैरह की ज़रूरत होती है तो यूएसआर अपनी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर ये इन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में कुछ ऐसे प्रॉमिस करके रखे हुए थे कि मिलिट्री हार्डवेयर, कि अगर आपको कुछ हथियार वगैरह चाहिए कोई बात नहीं, तो रशिया है, यूएसआर है, वो आपको हैंड ओवर करेगा।
जो भी जैसे अभी भी हमने कहा राफेल है ना, वो रशिया से परचेज़ किया हुआ है। तो ऐसे ये बोलते थे कि हम लोग ज आपस में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो यूएसआर इंडिया को शुरू से हेल्प करते आ रहा है, ठीक है? मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता था। और आर्गुमेंट टू जॉइंटली प्रोड्यूस, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में बन रही हैं या रशिया में बन रही हैं। रशिया में बन के वो अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, वो इंडिया को हैंड ओवर कर देते हैं। अगर इंडिया में वो ईज़िली बन पा रही हैं, तो इंडिया यूएसआर की हेल्प करता। तो मतलब कि काफ़ी फ्रेंडली इनका आपस में रिलेशन था। और कल्चर तो इंडिया की बहुत सारी फ़िल्म्स ऐसी हैं जो डब होके यूएसआर में उस टाइम पे चलती थी। जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह इनकी मूवी, ठीक है? जो और हीरोज़ होते थे, तो ये बॉलीवुड मूवी काफ़ी रशिया में, सॉरी यूएसआर में फ़ेमस होती थी। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनकी बुक्स यूएसआर में पढ़ी जाती थी। अब क्या हुआ 1991 के बाद रशिया तो यूएसआर तो नहीं रहा, ठीक है? ये नहीं है, तो अब रशिया है। तो इंडिया और रशिया, हेड तो यही होता था ना रशिया, तो ये दोस्ती 1991 के बाद भी वैसे ही चलती रही, ठीक है? अब कैसे चली वो देखते हैं। इंडिया प्लस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब कि इंडिया प्लस इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं कि हम रशिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हुआ था कि इन दोनों की जो हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि जब रशिया बहुत कुछ था, यूएसआर था, तब भी इंडिया साथ में था और अब भी इंडिया साथ में है। तो इनका जो ट्रस्ट है वो पीछे से चलते आ रहा था और इन दोनों कंट्रीज़ के कॉमन इंटरेस्ट रहते थे। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि दोनों की आइडियोलॉजी, थिंकिंग, सोच वगैरह वो सारा कुछ मैच करता था। इसलिए हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते थे, ठीक है? कॉमन इंटरेस्ट होते थे। और जैसे कि इंडिया में राजकुमार, अमिताभ बच्चन वगैरह और भी कुछ ऐसे फ़िल्म स्टार थे, जिनकी मूवीज़ डब करके रशिया में अभी भी काफ़ी चलती हैं, उस टाइम पे भी काफ़ी चलती थी। तो इनका आपस में काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिलेशन रहता था, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है? तो फिर भी लेकिन इंडिया ने क्या बोला, देखिए 1945 तक 2 सुपर पावर होती थी, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे यूएस एंड यूएसआर 2 वर्ल्ड सुपर पावर होती थी। 1991 में आके क्या हुआ, अब यूएसआर जो पावर है वो नहीं रहा, लेकिन जो यूएस है वो अभी भी पावर है। तो 1991 में एक ही सुपर पावर रहेगी। तो इंडिया के पास चॉइस थी कि इंडिया किसको चूज़ करेगी। इंडिया ने मल्टी पावर को चूज़ करना बेटर समझा, ठीक है? अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये बस लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं हमारा। तो अब देखिए जो इंडिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे सपोर्ट करता है। इंडिया का मानना ये था कि को एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। क्या था कि 1945 तक जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, तो उस टाइम पे टू जो सुपर पावर होती थी, एक थी यूएस, दूसरी थी यूएसआर। लेकिन 1991 में सिर्फ एक ही पावर रहेगी, दैट इज यूएस। तो इंडिया के पास ऑप्शन थी कि इंडिया किसको सपोर्ट करे। इंडिया ने बोला था कि कभी भी एक ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि बस एक के हाथ में सारा कुछ कंट्रोल हो, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी वो भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो इसीलिए मैनी ऑप्शन होनी चाहिए हर एक कंट्रीज़ के पास सुपर पावर के लिए, ठीक है? दूसरा इंडिया का मानना ये था कि नेगोशिएट सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कभी 2 देशों के बीच में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं, ठीक है? तो उनको नेगोशिएट मतलब कि बातचीत के थ्रू सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर के लिए हम लोग हथियार को उठा लें, तो वो कोई मतलब कि बेटर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो इंडिया का शुरू से मानना ये रहा है कि ठीक है, अगर 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, कल्चरल या फिर रिसोर्सेज़ को लेके अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके सॉल्यूशन भी होंगे, उसको बातचीत के थ्रू हम लोग सेटल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हथियार उठाए जाए और उसी से बातों को ख़त्म किया जाए। फिर ग्रेटर रीजनलिज़्म, ग्रेटर रीजनलिज़्म का मतलब क्या होता है? इस इंडिया का मानना ये है कि जैसे ये इंडिया कंट्री है, ठीक है? अब इसके आस-पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। रेदर देन कि कोई कंट्री बहुत दूर है, वो इस कन एक कंट्री यहाँ पे वो इसके ऊपर ऐसे इनके बीच में से निकल के यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। या मतलब कि चलो दोस्ती तो होनी चाहिए, अच्छी बेटर है, लेकिन ये कंट्रोल इसके ऊपर करे वो अच्छी बात नहीं है। जो कंट्रीज़ आपस में है, उनका आपस में बेटर मतलब कि बहुत अच्छे से उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, उनका टच होना चाहिए। और अगर कुछ इश्यूज़ हैं भी, तो वो अपने आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। फिर इंडिया कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? आप देखिए, मान लो कि कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, अ, ये रही कंट्रीज़, ठीक है? मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि जैसे ऐसे एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, जो यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह समथिंग कंट्रीज़ को, ऐसे अभी फ़िलहाल नेम तो याद नहीं है। मान लो यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ठीक है? यहाँ पर पाकिस्तान है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं साथ में और यहाँ पर चाइना है, ठीक है? अगर चाइना इनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी चाइना के ऊपर अटैक कर देंगी।
ठीक है? तो अगर ये जो नेबर वाले कंट्रीज़ अगर आपस में ऐसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से चलेंगी, तो यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इनकी आपस में वॉर लग सकती है। क्योंकि इस देश को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर झगड़ा करेंगे, कोई कुछ हमला वगैरह करेंगे, तो वापस हमारे ऊपर बहुत सारी जगह से जो अटैक है वो हो सकता है। लेकिन हालाँकि ऐसे इसके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो लेकिन सबको पता है कि अब हमने वर्ल्ड वॉर वापस क्यों लगवानी है। तो जो इंडिया है वो शुरू से ही जो एसए है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करते आ रहा है, ठीक है? फिर एक आता है आगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ फॉर ऑल कंट्रीज़। ये बोलते हैं देखिए, हर एक कंट्री की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि अब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, हमेशा से होते आ रहा है, ठीक है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाता है। लेकिन अब इंडिया अगर सबको ऐसे नहीं बोलेगी कि अगर हमारी पाकिस्तान से नहीं बन रही, तो जो दूसरी कोई और कंट्री है, जैसे कि सपोज़ कर लो रशिया है, तो इंडिया रशिया को भी बोले कि आपने भी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ठीक है? इनका अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा, तो इनका खुद का इंटरनल मैटर होगा। वो इंटरनल मैटर को ये दोनों देश आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। बीच में थर्ड कंट्री के ट्रेड वगैरह को नहीं लेके आना चाहिए। इनकी जो पॉलिसीज़ है, किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जाए, ठीक है? किसी के थ्रू कि आपने कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। नहीं इनको मतलब कि प्रेशराइज़ किया जाए किसी थर्ड पावर या वर्ल्ड पावर की थ्रू के नहीं आप अपनी पॉलिसी में चेंज करो, इस कंट्री के साथ आप लोग में ऐसे करो, वैसे करो, मतलब कि ऐसा कुछ भी जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास आता है यूएन द स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक, मतलब कि देखिए, पहली वर्ल्ड वॉर हुई, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है? जब दूसरी वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इस बात का डिसीजन लेना शुरू किया कि पहली तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, अब उसी के ठीक थोड़े टाइम बाद ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। अब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, फ्यूचर में फिर से वापस से कहीं पे थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो जाए। अगर कभी ऐसा होता भी है, तो इस माहौल को समझाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो जिसके लिए किसको बनाया गया था? यूएन को बनाया गया, ठीक है? यूएन का बस यही एफर्ट रहता है कि वो वापस से फिर से कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन को मतलब कि एक्टिव ना होने दे। अगर कहीं पे ऐसी कोई लड़ाई झगड़े की इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको ऐसे ख़त्म कर दिए तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया ने, ठीक है, एज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया ने दोनों ने आपस में मिलके 80 बायलैटरल से भी ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किए हुए हैं। बायलैटरल का मतलब होता है कि जब 2 कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है कि आप कैसे सामान भेजोगे और हम कैसे सामान भेजेंगे, कैसे भेजोगे, कैसे रिसीव करेंगे। तो इन्होंने अपने 80 से भी ज़्यादा जो एग्रीमेंट है वो साइन किए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। देखिए आगे हम जानते हैं कि अगर इंडिया, ठीक है, और रशिया, इन ये दोनों आपस में दोस्ती रखते हैं बना के, ठीक है, तो इन दोनों तो कंट्रीज़ को आपस में क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंडिया जो-जो बेनिफिट, मतलब कि इंडिया को जो बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, जब भी कश्मीर के इश्यू की बात आती है, तो जो रशिया है वो हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करते आ रहा है, ठीक है? तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को मिल गया पहले। फिर दूसरी जो एनर्जी सप्लाईज़ है, एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए या जो भी हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज़ होते हैं, उसके लिए रशिया हमें शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहा है, ठीक है? ये भी सही है। फिर दूसरी बात, जो टेररिज़्म के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो कनेक्शन है वो सही नहीं है। तो इंडिया में हम भी देखते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद ही कहीं न कहीं पे टेररिज़्म जो अटैक है, उससे इंडिया सफ़र करता है। तो जो ये बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ होती हैं ना, इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, इनकी जो रॉ एजेंसीज़ होती हैं, वो पहले से इन्फॉर्मेशन निकाल के रखती हैं कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे कैसे कंट्रोल कर रही है, कहाँ पे जो टेररिज़्म संगठन है वो एक्टिव हैं, कौन से कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैप्चर करना है। तो रशिया इस चीज़ के बारे में इंडिया की शुरू से हेल्प करते आ रहा है। फिर दूसरा, एक्सेस टू सीए कंट्रीज़, ठीक है? मतलब कि जो भी हमारे पास ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। अगर इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के जो ऊपर कंट्री है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे रशिया है, ठीक है? तो रशिया इंडिया की हेल्प करते ही आता है। जब भी इंडिया को इनके साथ टच में आना होता है, इसको क्रॉस करना होता है या इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट करना होता है। स्पेस इंडस्ट्री में रशिया जो इंडिया की काफ़ी हेल्प करता है। अगर इंडिया को कुछ रिसोर्सेज़ चाहिए, रशिया प्रोवाइड करवा के देता है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी रशिया प्रोवाइड करवा के देता है, ठीक है? फिर जो न्यूक्लियर हमारी एनर्जी प्लान है, उसके बारे में जो रशिया इंडिया को वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसके लिए फंड भी देता है, इसके लिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मतलब कि इंडिया को गाइड भी करता है, वो शेयर भी करता है अपनी इन्फॉर्मेशन। दूसरा हम आगे देखेंगे कि रशिया कौन-कौन से बेनिफिट लेता है अगर उसकी इंडिया के साथ दोस्ती पक्की रहती है। तो अब देखिए, रशिया जो है ना, मतलब अब रशिया को क्या-क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए जो रशिया है वो ना मतलब कि वो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब या आप ये मान लो कि रशिया
अमेरिका और रशिया दोनों ये वैसे अर्निंग कहाँ से लेते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये हथियार बनाते हैं, ठीक है? जो आम देश के लिए जो हथियार वगैरह ये बनाते हैं। तो अगर ये बना ली तो इनको सेल भी तो करना है। सेल करने के लिए जैसे इंडिया साइज़ में बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है? तो इनको इंडिया से बेटर कंट्री और कौन-सी मिलेगी? तो इंडिया अपना जितना भी सामान है, हथियार वगैरह वो ज़्यादातर वो रशिया से परचेज़ करती है। तो इससे रशिया को बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, क्योंकि इंडिया तो उनका एक पक्का ही कस्टमर है ना, परमानेंट कस्टमर हो गया तो। दूसरा, जो इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर है, वो सारे रशिया से आ रहे हैं, ठीक है? अब जो ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, अब इंडिया को देखो, हर एक कंट्री को ऑयल चाहिए। कोई अमेरिका से लेता, कोई रशिया से लेता, कोई किसी और कंट्री से लेता, कोई अरबियन कंट्री से लेता है। तो ये जो रशिया है ना, वो ज़्यादातर जो जो अपना ऑयल है, जो इंडिया अपना ऑयल है, वो रशिया से इंपोर्ट करवाता है। तो अगर इंडिया रशिया से अपने पास जो ऑयल को इंपोर्ट करवा रहा है, तो इससे रशिया की गवर्नमेंट को बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि 100-50 की बात नहीं होती, ये इतना ज़्यादा मतलब कि अरबों खरबों में बजट होता है, जिससे पूरी कंट्री की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये रशिया के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार रशिया में जो ऑयल क्राइसिस आए थे, तो उस टाइम पे इंडिया ने जो है वो रशिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इंडिया को क्या बेनिफिट है या फिर रशिया को क्या बेनिफिट है, दोनों के दूसरे के साथ क्या बेनिफिट है, अगर ये रल मिल के रहते हैं तो।